हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लासेस आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आज के क्लास में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं फर्दर वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी जो आपके तैयारी को काफ़ी बेहतरीन वे में ले जाएगी। इससे पहले मेरी अभी जो चल रही है सीरीज़, उसमें चल रही कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन जो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। वो भी हर दिन उसकी भी वीडियो आती है। काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी जाके देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आजकल का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने 50 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा रखा है। वो आपने नहीं देखा तो आप इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, किस देश में एकात्मक सरकार है? ऑप्शन है आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रांस में है आपका। ठीक है, एक मिनट, ये है प्रैक्टिस सेशन 9 है ना, एक मिनट फ्रेंड्स। और अगर आप किस यूपी के पीजीटी टीजीटी दे रहे हो तो भी मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोनों, जैसे वहाँ पे 2 सब्जेक्ट टीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए तो आपका एक सब्जेक्ट ही होता है। अगला है, एकात्मक सरकार का गुण नहीं है, मतलब 3 इसमें होगा और एक नहीं है। तो पहला है शासन की दक्षता के उपयुक्त, ऑप्शन बी है बड़े देश के उपयुक्त, सी है राष्ट्रीय एकता के उपयुक्त, संकट काल के लिए उपयुक्त। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है? तो बड़े देश के लिए उपयुक्त। देखो, बड़े देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बड़े देश में एकात्मक शासन स्थापित करना काफी कठिन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। बाकी क्या क्या है? शासन की दक्षता के लिए उपयुक्त है, राष्ट्रीय एकता के लिए, संकट काल में एकजुट रहेंगे, कोई अलग अलग डिसीजन नहीं देगा तो एकात्मक उसके लिए सही रहेगा। लेकिन बड़े जो देश है उनके लिए उतना संभालना मुश्किल होगा, तो वही होगा कि बड़े देश के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1590, 1600, 1857 और 1670। तो ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे है 1906 में स्थापित हुई संस्था जिस निम्नलिखित में से कौन है? स्वराज दल है, हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 54, तो 54 का हो जाएगा मुस्लिम लीग। 1906 में कौन सी? स्वराज दल तो 1923 में हुआ था ना। और हिंदू महासभा राष्ट्रीय कांग्रेस तो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस, और हिंदू सभा का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और ये 1923 में हुआ था। तो ये मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। आगे है, भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हेतु महारानी विक्टोरिया की घोषणा का वर्ष है। तो भारत में ब्रिटिश क्राउन के लिए जो हुआ था वो किस साल उन्होंने घोषणा की था? तो 1858 का जो अधिनियम था उसमें 1850। और मैंने सारे अधिनियम भी करा रखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो मैंने वो आपको, जो मॉडर्न हिस्ट्री की भी मेरी क्लासेस चल रही है, वो हर दिन तो नहीं, मैं वीकली वो डाल पाती हूँ क्योंकि अब काफ़ी सारे वो मतलब पॉलिटिकल साइंस की तो रेगुलर ही क्लासेस मेरी आ जाती है, बट हिस्ट्री की थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ यूपी पीजीटी टीजीटी भी एग्ज़ाम होने ही वाला है या किसी भी स्टेट का, तो फिर मैं वो भी कोशिश करूँगी कि अब हर दिन आपके लिए कम से कम 2 क्लासेस तो मैं लेके ही आऊँ।
तो वो भी करा दूंगी। तो आप देखना हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको मिल जाएगा। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, थियोफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज श्री रामकृष्ण परमहंस। तो क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है ब्रह्म समाज तो इनका नहीं था, राजा राम मोहन रॉय का था ना ब्रह्म समाज, तो ये नहीं था। बाकी अब आपको ये सिर्फ ये नहीं है ये तो मालूम चल गया, लेकिन क्या क्या है ये आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो आप ये इन सबको भी जान लो कि इनके संस्थापक थे, ठीक है, इनसे जुड़े हुए थे। आगे है भारतीय प्रशासनिक सेवा 21 से 19 वर्ष की गई थी, ठीक है। 21 से 19 वर्ष कब चेंज किया गया था? तो ये था 1876। आजकल ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में भी काफ़ी पूछा जा सकता था, और इस बार यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया है काफ़ी मतलब शॉकिंग न्यूज़ था, काफ़ी शॉकिंग कट ऑफ है, काफ़ी हाई कट ऑफ गया है इस बार। तो इतना जाना नहीं चाहिए अब क्या गड़बड़ी है, क्योंकि और शायद इस बार जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे उससे कम, जैसे परसेंटेज है ना 6% आपको नेट करना है, 1% जेआरएफ, और पीएचडी का तो पता नहीं 13% क्या है, 16%। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका नेट और जिनका जो जेआरएफ होता उनका नेट से ही काम चलाना पड़ गया, इतना हाई कट ऑफ गया है। जनरल सारे मतलब सारे कैटेगरी की ही कट ऑफ हाई चली गई है, क्योंकि हर बार जैसा ट्रेंड था यूजीसी नेट का तो हर बार 2 से 3% कट ऑफ बढ़ता था, लेकिन इस बार तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, काफ़ी हाइप कट ऑफ गया। तो अगर आप उसकी तैयारी करें तो फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट का ना फैक्ट बेस मतलब जैसे जीएस नहीं होता उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको ना मल्टीपल टाइम रिवीजन की इस बार ज़रूरत हो गई है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड में एक फ़ायदा होता है कि एक बार हमने जो जैसे मान लिया अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ी, एक बार मेरे में वो कॉन्सेप्ट हो गया तो ज़्यादा बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर ले। लेकिन जहाँ आजकल देख रहे हैं इतने फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। और एक हैंडी नोट्स, मैंने हमेशा ही अपने क्लास में अपने बच्चों को बताया कि हैंडी नोट्स बनाओ जो क्रिप्स हो, छोटा हो, जिस जिस चीज़ को आपको लर्न करने में टाइम लग रहा है उस चीज़ को, जैसे जब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या तो फिर जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो जैसे जो डेट वाला है उसको एक जगह लिख लो, ठीक है, जिस जिस टॉपिक का उसे रिलेटेड लिख लो, क्योंकि उसको बार बार आप पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं है फैक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही सॉल्यूशन है कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें आपको डेट ईस्वीसन बिल्कुल कंफर्म होगा, उसको आप बिल्कुल नहीं भूलते हो क्योंकि उसको कई बार आपने उसको दोहराया है। बस वही एक की पॉइंट है सक्सेस का कि आपको बहुत बार रिवीजन करना है। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारत का पायुवृत्त महापुरुष कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो किनको कहा जाता है? तो हमें सबको पता है किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वायुवृद्ध महापुरुष। किस गवर्नर जनरल ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। मैं टोटल 34 प्रैक्टिस सेशन है, एक मिनट बताती हूँ कितने हैं, तो उसको मैं कराते जाऊंगी और साथ में मैं रिवीजन भी कराऊंगी, टॉपिक वाइज भी लेके आऊंगी। मैं कल से स्टार्ट करूंगी आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो मैं जिससे आपका पीजीटी के अगर स्टूडेंट हो, हाँ 37 38 मेरे पास प्रैक्टिस सेशन इसकी है, जिसमें हर में 100 क्वेश्चन है, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। तो वो तो मैं लेके ही आती हूँ, साथ में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। और किसी भी स्टेट का होता है पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको मेरे चैनल पे आपको अभी मध्य प्रदेश का जो हुआ था उसका क्वेश्चन मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का हुआ था उसका मिल जाएगा, राजस्थान का भी मैंने आरपीएससी का भी लेके आई हूँ, मतलब ऑलरेडी चैनल पे है। यूजीसी नेट का तो मैं लेके ही आती हूँ। किस गवर्नर जनरल 1905 में 60 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड कर्जन थे ना बंगाल विभाजन के।
आगे है 61, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ भारत में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? सांप्रदायिक जो चुनाव का था भारत के किस अधिनियम द्वारा था? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। बी, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता पूर्व किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने मतलब जैसे जैसे मैं कराती हूँ तो जो क्वेश्चन मुझे बार बार हर स्टेट से मतलब स्टेट का कराती हूँ, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट करते जाती हूँ। जिस क्वेश्चन को मैंने बार बार देखा तो मैं उसको आप बताते जाती हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, ऑप्शन बी। द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में आया था? ठीक है, द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। ये है आपका कोटेशन। यह कहा गया कि हमारा नारा है नष्ट करो, हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उसे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकारक नहीं है और न ही हो सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का। एक बार मैं फिर से कथन बोलती हूँ, देखो। यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो, हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न ही हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, ऑप्शन बी। आगे है, कांग्रेस की ओर किस गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तृतीय 1932, द्वितीय 1931, प्रथम 1930, किसी में नहीं। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा आपका ये द्वितीय। इसमें द्वितीय में सिर्फ उन्होंने एक ही गोलमेज सम्मेलन, जो 1931 में सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, महात्मा गांधी सिर्फ उसमें भाग लिए थे। एक इसी से क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे है, संविधान सभा का निर्माण भारत में योजना के अंतर्गत हुआ है। तो संविधान सभा का जो हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो मंत्रिमंडलीय योजना बोलो या इसी को कैबिनेट योजना बोलते, ठीक है। कैबिनेट इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं, मिशन, ठीक है, ये याद रखना। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। आगे है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिवीजन सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से मैंने फंडामेंटल राइट्स भी आपको कराया है, वो आप देखना, 3 पार्ट में है, पूरा डिटेल है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा उसमें इंक्लूड है, तो आप प्लीज जरूर देखना फ्रेंड्स उसको। तो है 67 का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है न्यायालय द्वारा जारी किया गया आलेख यानी बंदी को न्यायालय में हाजिर करें। ऑप्शन बी है, अपराधी को जेल भेजना, व्यक्ति को जेल भेजना, निरपराध को बंदी बनाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यायालय द्वारा जारी किए गए आलेख यानी बंदी को न्यायालय में हाजिर करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होने का प्रावधान है? कम से कम कितनी बार होने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्या है, क्या 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो देखो 2 होना, मतलब 6 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनिमम है, मैक्सिमम तो हर कालीन होता है ना, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मॉनसून, मतलब वो होता है, लेकिन 2 तो मिनिमम है, मतलब 2 होगा ही होगा। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र तक पद पे रहते हैं? तो ये है 65। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र कम से कम होनी चाहिए, तो कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, आगे है, भारत के संविधान को किस अध्याय में लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो किस अध्याय में लोक कल्याणकारी उल्लेख मिलता है? तो चौथे, ऑप्शन सी, चौथा।
आगे कल्याणकारी राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है। आतंकवाद का उन्मूलन, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आगे है, निम्नलिखित में से एक प्रतिनिधि के लिए आवश्यक योगदान नहीं है। आवास, शिक्षा, आय, नागरिकता। सॉरी, तो 75 का हो जाएगा सी, आय। आगे, असैनिक सेवा का लक्षण कौन नहीं है? मनोनयन, निष्पक्षता, पद सोपान, व्यावसायिकता। तो ये हो जाएगा मनोनयन, ऑप्शन ए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परंपरागत, आधुनिक एवं संत की भाषा शैली का विचार, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मॉरिस जोन्स ने ऐसा बोला था। 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संत की भाषा शैली। ठीक है, आगे है, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसे दी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो भारत में वो केंद्र को दी गई है और अमेरिका में ये राज्यों को दी गई है। निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को क्रियान्वयन हेतु निश्चित किया था? ऑप्शन ए है जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत में संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध किसके द्वारा नहीं हो पाता है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभाएं। वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है। पहला है, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन बी है, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आगे है, वही है, निजी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा विद्यार्थियों की उपस्थिति में अनिवार्य नहीं, ऑप्शन ये है, बी इज द राइट आंसर। अगला है, क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति भारत में किसके पास है जिसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाने वाला संविधान संशोधन तो कौन सा था मौलिक अधिकार को? ये कानून 44 में संवैधानिक संशोधन। आगे है, 83 हो गया, 84 है, भारतीय संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 15। आगे, महात्मा गांधी का प्रभाव किस निदेशक तत्व पर है? काम करने की उचित दशाएं, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ग्राम पंचायत। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। आगे है, भारतीय संसद के निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संसद के निर्माण में जो महत्वपूर्ण है वो है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये संसद हमने आज ही मैंने क्लास ये डाला है, ये नहीं, आज नहीं, कल ही मैंने डाला था ये संसद। राष्ट्रपति तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, संसद से रिलेटेड जितने फैक्ट है तो कल की क्लास में मैंने राज्यसभा डाला है और आज की क्लास में मैं आपको, आज तो नहीं कल डाल दूंगी, लोकसभा के बारे में। तो राष्ट्रपति 3, जैसे अगर पूछे संसद में कौन कौन शामिल है तो ऑप्शन में हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलके संसद कहलाते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य नहीं है? ठीक है, तो 87 का हो जाएगा ए, प्रति हस्ताक्षर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रकार से राज्यसभा का सभापति पद ग्रहण करता है। तो किससे पद ग्रहण करता है? तो पदेन। हमने पढ़ा था ना, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जो होता है, उस ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे वो राष्ट्रपति के पद पे होता है वैसे ही उसका पदेन सभापति बन जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अभी धनखड़ जी हैं हमारे उपराष्ट्रपति ना। आगे है, यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो प्रेसिडेंसी सिलेक्शन एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति के कृत्यों को कौन संपादित करेगा? तो ये करेंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संकट काल की अधिकतम अवधि कितनी है? राष्ट्रीय संकट काल की अधिकतम अवधि कोई निर्धारित नहीं की गई है संविधान में। एक मिनट इधर, 91 क्वेश्चन है, संविधान की धारा 360 के अंतर्गत भारत में संकट काल की घोषणा हो चुकी है 5 बार, 4 बार, 1 बार और अनेक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक बार। भारतीय संविधान धारा 360 में क्या है, संपत्ति वाला, वो वित्त वाला, तो वो एक बार भी नहीं हो चुका है, वित्तीय आपात। किसे सरकारी विधेयक नहीं माना जाता? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, व्यक्तिगत सदस्य विधेयक, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक। तो ऑप्शन सी व्यक्तिगत सदस्य विधेयक। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामान्यतः एक की नियुक्ति की जाती है, एक ईसाई न्यायाधीश, एक मुस्लिम न्यायाधीश, एक सिख न्यायाधीश, एक महिला न्यायाधीश। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मुस्लिम न्यायाधीश। दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए धनराशि का निर्धारण किया गया है। तो अभी का तो मुझे नहीं पता, तो ये बहुत मतलब पहले का ये प्रैक्टिस सेशन, तो इसलिए मैं इसको अभी स्विच करती हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मुझे जब मतलब मैं उसको देख लूंगी तब आपको इसका आंसर बता पाऊंगी। आगे है, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है। तो न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य? तो ये है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच करना। ऐसे आप इसका देख सकते हैं, दीवानी सर्वोच्च न्यायालय की अपील करने के लिए धनराशि कितनी निर्धारित की गई, आप एक बार देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय सदन के लिए सदस्यों का कार्यकाल है। तो लोकप्रिय सदन के लिए कितने कार्यकाल है? संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय सदन के लिए सदस्यों का कार्यकाल है तो 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष। ब्रिटेन में द्वितीय सदन के सदस्यों का कार्यकाल है तो 97 का हो जाएगा, आजीवन है। द्वितीय सदन बोलो या वो लॉर्ड सभा ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, हमारा जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो ये है आपका गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है आज, हाँ ये 98 हो गया। 99 क्वेश्चन है, एक देश का उच्च सदन इकाई का समान प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कहाँ का है कि जो समान प्रतिनिधित्व नहीं करता? भारत का। जैसे अमेरिका में है उच्च सदन, यानी उच्च सदन बोलो या सीनेट बोलो, वहाँ हर स्टेट से 2-2 मेंबर जाते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, मतलब वहाँ क्या बोलते, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे है। वह देश जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ये स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज 50 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन किए हैं जो आगामी आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और आपको पता भी चला होगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपको सही में आ रहे थे और नहीं आ रहे थे। तो कोई नहीं, आप उसको नोट डाउन कर लो या 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, ये स्पीड को इंक्रीज करके देख लेना, बढ़ा के देख लेना। एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर इस स्पीड को बढ़ा के भी आप देख सकते हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।